हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी के बीपीएससी टीआरई 4 क्लास में प्रैक्टिस सेट के साथ हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग जो है सामान्य अध्ययन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल विज्ञान से रिलेटेड एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे। पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आया है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। यानी जो बंगाल का विभाजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा लॉर्ड कर्जन किनके द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में बंगाल को दो हिस्सों में विभाजित किया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो उसके पीछे सरकार ने क्या उद्देश्य रखे थे, क्या कारण बताया था, इसका यहाँ पर ऑप्शन सी के रूप में उनका जो मकसद ये था कि बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना था। इसीलिए बंगाल को जो है दो सांप्रदायिक रूप से बांटा गया था। यानी पूर्वी बंगाल जो कि मुस्लिम बहुल इलाका था उसे अलग कर दिया गया और पश्चिम बंगाल को अलग बांटा गया था। हालांकि यह जो 1911 में फिर इसे पुनः वापस जो है एक कर दिया गया था, एकीकृत कर दिया गया था, याद रखिएगा। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया और जो है यह विभाजन इसलिए किया गया क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ रहे थे, उसको दबाना मकसद था। और 1905 के विभाजन के पश्चात 1906 में बंगाल से जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। ये भी प्रश्न बनते हैं, आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि 1907 में हुए कांग्रेस उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का क्या कारण था। दोस्तों, 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अलग अलग जगहों पर भारत में जो है ये सम्मेलन होता था और उसकी अध्यक्षता अलग अलग लोग करते थे। तो कांग्रेस का जो है अधिवेशन 1907 का गुजरात के सूरत में होना था। कहाँ होना था? गुजरात के सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन होना था। तो 1905 में जो 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तब से लेकर के जो उग्रवादी और उदारवादी, यानी उग्रवादी कहिए या फिर जो है इन्हें आप ये कह सकते हैं कि जो गर्मपंथी लोग थे, जो ये कहते थे कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर कब तक चला जाएगा, अंग्रेजों को अगर बहरी सरकार है तो उसे जगाने के लिए हमें जो है हिंसात्मक होना होगा ताकि वो हमारा देश छोड़ के जाए। तो ये कांग्रेस के इसी पर आपस में विवाद हो गए। कुछ लोग ये चाहते थे कि हम हमेशा हिंसात्मक ढंग से अपनी लड़ाई जारी रखें और ये लोग ये चाहते थे कि नहीं, उसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो हम हथियार उठाएं। तो इसी बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें उदारवादी चरण के लोग ये चाहते थे कि जो है रास बिहारी घोष अध्यक्षता करें और जो गरम दल के लोग थे वो ये चाहते थे कि जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, या लोकमान्य तिलक जो है, लोकमान्य उनका टाइटल है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है उनका उस अधिवेशन की अध्यक्षता करे। इसी को लेकर के मतभेद हुआ था। तो यहाँ पर जो है ये मतभेद का कारण ये था कि ये ये अध्यक्ष पद को लेकर के मतभेद हुआ। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा का ए हो जाएगा कि नेताओं के बीच संघर्ष और मतभेद का कारण जो था वो लोकमान्य तिलक का अपमान था। लोग ये चाह रहे थे कि लोकमान्य तिलक जो है अध्यक्ष बने और नहीं बनने के कारण जो है दो गुट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंट गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निष्क्रिय विरोध या पैसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने निष्क्रिय विरोध के बारे में जो है उल्लेख किया है। तीसरा का ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में ई जाना जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय विरोध का जो प्रतिपादन है वो अरविंद घोष के द्वारा किया गया है, जो कि ऑप्शन में नाम नहीं है। याद रखिएगा कि इन्होंने किया है, तो अरविंद घोष ने जो है इसका प्रतिपादन किया है, जो कि हमारे ऑप्शंस में इनके नाम नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय अशांति का जनक के रूप में जो है ये एक अंग्रेज पत्रकार थे, जिन्होंने जो है ये अपने ये में लिखा है, उनका नाम है वैलेंटाइन सिरोल जो है, इन्होंने लिखा और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक या भारतीय अशांति का पिता के रूप में जो है कहा है। ये 1910 में इन्होंने लिखा था। बंगाल विभाजन के पश्चात जो आंदोलन खड़ा हुआ उसमें बाल गंगाधर तिलक बहुत सक्रिय रोल में थे, इसलिए इनको जो है अशांति का जनक नाम दिया था। कौन? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा कहा गया था, जो कि एक अंग्रेज पत्रकार थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 1915-16 में जो होम रूल लीग प्रारंभ हुआ था उसका नेतृत्व कौन किए थे। यहाँ पर जो होम रूल लीग आंदोलन 1915-16 में शुरू हुआ, घर का शासन,
तो मुख्य रूप से जो है इसकी जो मतलब इसका नेतृत्व किए थे वो बाल गंगाधर तिलक थे और श्रीमती एनी बेसेंट जी थी। ऑप्शन 5वां का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कवर करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। सवाल अगला है कि कामागाटा मारू जो है यह क्या था। कामागाटा मारू के बारे में आप जानते होइएगा, यह हिस्ट्री का प्रश्न है और ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी की किताबों से लिया गया है। जब आप इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो आपको कामागाटा मारू के बारे में जानकारी मिलेगी कि यह एक जहाज़ था, जापानी जहाज़ था जिसमें जो है 376 भारतीय थे। यह जब गया तो कनाडा की ओर यात्रा कर रहा था, लेकिन इसे फिर कनाडा में प्रवेश नहीं दिया गया था। 2 महीने जो है यह बंदरगाह पर खड़ा रहा, बाद में इसे पुनः भारत वापस लौटा दिया गया। भारत में जब बंगाल में आया तो अंग्रेज़ों को ये शक हुआ कि इसमें जो है देश विरोधी लोग होंगे, तो उसमें बहुत सारे जगहों पर झड़प हुए, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो यह एक जो है क्या था, जापानी जहाज़ था जो कनाडा की ओर सफ़र कर रहा था। छठा का ऑप्शन सी हो जाएगा कि कनाडा के यात्रा पर निकला एक जहाज़ था कामागाटा मारू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था। दोस्तों राष्ट्रीय शोक दिवस जो है यह महात्मा गांधी की मृत्यु के दिन नहीं मनाया गया है। महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को हत्या किया गया। उनके जन्म इस उपलक्ष्य में जो है इसी कारण से इस सदमे में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, क्योंकि गांधी जी को शहीद कर दिया गया था। अब यह है कि राष्ट्रीय शोक जो मनाया गया था वह बंगाल विभाजन लागू होने के दिन जो है मनाया गया था। गर्जन के द्वारा जब बंगाल विभाजन लागू हुआ तो उस दिन जो है उन नेताओं ने राष्ट्रीय शोक दिवस जो है मनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अलबेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो अलबेरूनी जो है इनका एक अहम पुस्तक है तहकीकाते हिंद नाम से, यानी भारत की खोज के नाम से इन्होंने लिखा है तहकीकाते हिंद एक किताब। और इस जो आया था यह मोहम्मद गजनवी के द्वारा के साथ जो है भारत की यात्रा में आया था, अर्थात ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि महमूद गजनवी के साथ जो है अलबेरूनी ने भारत की यात्रा किया था। महमूद गजनवी जो 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया और विजयी होकर के गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे, ये भी करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को नगद वेतन दिया था, यह भी करेक्ट है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। इसमें से कौन कथन सही पूछा जा रहा है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों कथन सही है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का शासन था, दिल्ली सल्तनत का जो शासन काल रहा है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक उसमें खिलजी वंश का शासन जो है, खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर के 1320 तक रहा है। खिलजी वंश की स्थापना जो है यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के चचा थे और उनकी हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी जो है वह गद्दी पर बैठा था। यहाँ पर इसके द्वारा ये तीनों कार्य किए गए हैं, इसलिए 9वां का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही कालक्रम क्या है। तो याद रखिएगा, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्नलिखित वंशों का सही कालक्रम पूछा जा रहा है। 1 नंबर में गुलाम वंश है, 2 नंबर में खिलजी वंश है, 3 नंबर में तुगलक वंश है, 4 नंबर में सैयद वंश है और 5 नंबर में लोदी वंश है। तो इस प्रकार जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा उत्तर सही होगा 10वां का। तो 10वां का जो है 1 नंबर, फिर उसके बाद 2 नंबर में खिलजी है, 3 नंबर में जो है वह तुगलक है, 4 नंबर में सैयद है और 5 नंबर में लोदी है, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये दिल्ली सल्तनत के 5 वंश अलग अलग शासन किए हैं 1206 से लेकर के 1526 तक। 1206 में गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया और उसके बाद जो है 5वां जो वंश हुआ है अंतिम वंश लोदी वंश, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी ने इसकी स्थापना 1451 में किया और इसके जो अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच जो है
युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और दिल्ली सल्तनत की शासनकाल जो 1206 से चल रहा था उसकी समाप्ति हुई और 1526 ईस्वी में भारत में नए शासन वंश का यानी मुगल वंश की शासन का स्थापना होता है 1526 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि गुलाम वंश के प्रारंभिक शासकों में निम्न में से कौन सा सही क्रम है। तो गुलाम वंश का जो प्रारंभिक शासक है, एक नंबर पर कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, दूसरे नंबर पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह जो है एक अयोग्य शासक था, ये दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश हैं और चौथे नंबर पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की नातनी हो जाएगी, क्योंकि इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्ताना, जो एकमात्र महिला और एकमात्र है, यानी दिल्ली सल्तनत में इनके बाद कोई महिला शासिका नहीं हुई है, तो एकमात्र महिला शासिका हैं जो दिल्ली सल्तनत में शासन की है। तो एक नंबर पर कुतुबुद्दीन ऐबक है, दूसरे पर उनका बेटा आराम शाह है, तीसरे पर इल्तुतमिश है और चौथे पर रजिया सुल्ताना है, जो ये सारे शासन जो है ये दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक है, यानी पहले वंश के शासक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे। तो भक्ति आंदोलन जो है दो रूप में चला था। एक अलवार संत जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, दूसरा नैनार संत जो शैव को मानते थे, शिव भक्ति करते थे, और जो प्रारंभिक प्रतिपादक है वो रामानुज आचार्य हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित संतों का कालक्रम व्यवस्थित करना है। कबीर है, गुरु नानक है, चैतन्य है और तुलसीदास है। तो इनका जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल क्रम में है। इन चारों में पहले कबीर है, फिर गुरु नानक है, फिर चैतन्य है और अंत में तुलसीदास है। ऑप्शन 13 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, भारतीय संविधान ने जो शक्तियों का बंटवारा किया है वो 3 स्तर पर कर दिया है। एक संघ सूची है जिसमें शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, दूसरा एक राज्य सूची है जिसमें शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य को है, और तीसरी एक सूची है जिसको समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं, और उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र और राज्य दोनों सरकारें बनाती है। और अगर टकराहट की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें जो है राज्य सरकार की बातें न लागू होकर के केंद्र सरकार की बातों को लागू किया जाता है। तो ऐसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 249 इस बात की वकालत करता है कि राज्यसभा को ये शक्ति प्रदान की जाती है कि 2/3 बहुमत से वह जो है किसी राज्य में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ऐसा सिचुएशन उत्पन्न होता है कि अगर राज्य में सरकार नहीं है या राज्य की सरकार अस्थिर है या राज्य की सरकार खुद कहती है कि आप राज्य सूची में इस शामिल विषय पर आप हमें कानून बना कर दीजिए, तो संसद राज्यसभा उसे 2/3 बहुमत से पारित करके जो है कानून बना सकता है। और ये कानून जो है 1 वर्ष के लिए होगा और 1-1 वर्ष पर इस पर जो है मतलब ये बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद अनुच्छेद इसमें 116 है जो वित्त अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 226 है जो उच्च न्यायालय के अधिकार से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है दोस्तों, इसका संबंध जो है यह ऑप्शन सी के रूप में जाना जाएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक जिक्र है, और संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार हुआ करता था उसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो मौलिक अधिकार टोटल अगर बात की जाए मौलिक अधिकारों की, तो ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जिक्र है। भारतीय संविधान के जिसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है जिक्र है। उसमें अनुच्छेद 32 जो है यह एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर किन्हीं को भारतीय किसी नागरिक का अगर किसी मौलिक अधिकार या किसी प्रकार के अधिकार का हनन होता है
तो वह डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट स्वतः इस पर संज्ञान ले सकता है। तो इसी जो अनुच्छेद है के तहत, जिसके तहत ये नागरिकों को अधिकार प्राप्त है कि वो जा सकता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान के आत्मा की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति के नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों, हमारा जो मूल संविधान था उसमें कि नागरिकों के लिए कोई मूल कर्तव्य जो है जोड़ा नहीं गया था। बाद में 1976 में एक समिति की सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। वह समिति है कौन? वह समिति है कौन सी समिति? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो भाग 4A के अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है। भाग 4 के अनुच्छेद 51A में सरदार सरवण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, जिसकी संख्या पहले 10 थी लेकिन अब उसकी संख्या 11 है। अब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का जो है शिक्षा का मौका प्रदान करना, यह भी एक मूल कर्तव्य जोड़ा जा चुका है। सवाल अगला है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? दोस्तों, चूंकि हम जो है यह प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये प्रश्न जो आया है हमारे स्क्रीन पर, यह प्रश्न आपको मुख्य रूप से जो है रीजनिंग का प्रश्न है कि जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे अखबार। तो जहाज को उड़ाने का काम सब कप्तान करता है। आप यहाँ पर अखबार की बात हो रही है, तो अखबार में खबर लाने का, खबर देने का काम या लिखने का काम या उसको संचालन करने का काम संपादक का है, अर्थात ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि पोशाक दर्जी। तो उसी प्रकार बढ़ई के लिए ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस पर क्या आएगा? तो पोशाक दर्जी सीता है, बढ़ई क्या बनाएगा? बढ़ई लकड़ी नहीं होगा संबंधित, क्योंकि लकड़ी नहीं होगा, बल्कि बढ़ई का काम क्या है? फर्नीचर। यहाँ पर क्या है? उसका काम पूछा जा रहा है दर्जी का, तो दर्जी पोशाक सीता है, फर्नीचर बढ़ई बनाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनना है। पत्र है, स्पीड पोस्ट है और SMS है। दोस्तों, पत्र जो है और स्पीड पोस्ट जो है, पत्र को स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है दोनों जो है, और यहाँ पर SMS है, शॉर्ट मैसेज सर्विस है। ये विषम है क्योंकि शॉर्ट मैसेज सर्विस जो है यह यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा इसका 20वां का, कि शॉर्ट मैसेज सर्विस को डायरेक्ट टेक्स्ट करके भेज दिया जाता है मोबाइल से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में विषम चुनना है। वर्ग फीट है, वर्गमूल है और वर्ग इंच है। तो वर्ग फीट और वर्ग इंच ये दोनों जो है क्षेत्रफल के लिए आएगा। अगर लंबाई और चौड़ाई वर्ग फीट में दिया है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग फीट में होगा। लंबाई और चौड़ाई अगर इंच में है तो उसका क्षेत्रफल वर्ग इंच में होगा। लेकिन वर्गमूल जो है यह एक मैथमेटिकल टर्म है जो कि इससे विषम है, अर्थात ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि निम्नलिखित सी माता है ए और बी की, याद रखिएगा सी कौन है? मदर है, किसकी? ए और बी की। अब डी जो है पति है, डी किसका पति है? बी का। डी हस्बैंड है बी का। तो सी और डी के बीच कौन सा संबंध है? सी डी के बीच आपको संबंध ढूंढना है। तो डी, चूँकि सी जो है वो माता है, सी ए और बी की मदर है, तो यहाँ पर जो है, और बी का हस्बैंड डी है, तो डी जो की जो है सास हो जाएगी कौन? सी, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl की अम्ल अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड बना देता है। ये सही बात है कि NaOH और HCl मिलकर के NaCl बनाता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह भस्म है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह एसिड है, मिल करके बेस बनाता है जो कि न अम्ल होता है न भस्म होता है। तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बने लवण का pH मान कितना होगा? दोस्तों, अम्ल का pH मान 7 से कम और क्षारक का pH मान 7 से अधिक। लेकिन यहाँ पर चूँकि प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो अम्ल हमें तैयार होगा लवण, वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से तैयार लवण जो है अम्लीय लवण होगा। अम्लीय लवण होगा यानी उसमें लवण तो होगा लेकिन कुछ मात्रा अम्ल की होगी। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 7 से कम वैसे
का pH मान होगा। नेक्स्ट है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो शरीर का जो तापक्रम है वो हाइपोथैलेमस, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। सी उत्तर करेक्ट है। दोस्तों हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत लाभकारी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम मिलते हैं बहुत जल्द अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।